प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम इंटरनेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने इकाई 1 को लिया है, क्योंकि काफ़ी सारे मित्र हैं जो पूछ रहे थे कि मैम इकाई 1 से कितने प्रश्न बनते हैं? या फिर ब ब बता दीजिए हमें कि जो हमारा इकाई 1 है, वहाँ से कौन-कौन सा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं? मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। इकाई 1 जो है, वहाँ से बनने वाले प्रश्न 5 से 7 हैं, ठीक है? 5 से 7 प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। वो टॉपिक मैं आपको जल्द से बता देती हूँ। सभी लोग वीडियो के साथ बने रहिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ आज मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाली हूँ। मैंने प्रश्न बहुत कम लिए हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक पढ़िए। इसी तरह मैं प्रतिदिन एक वीडियो डालूँगी। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से ऐसे ही डालती चली जाऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि 15 तारीख यानी अप्रैल 15 तक के पहले-पहले हमारा सारा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट शॉर्टली, मैंने कहा है हम शॉर्टली पढ़ेंगे, है ना? हम शॉर्टली नोट सब तैयार करके डाल देंगे। तो जो हिंदी का ये हमारा पाठ्यक्रम है इकाई 1 का। इकाई 1 में आप हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को थोड़ा देख लीजिएगा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी को देख लेना, ठीक है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। इनकी कुछ विशेषताएँ हैं, वो आप देख लेना। थोड़ा-सा हिंदी का भौगोलिक विस्तार भी देख लेना, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन-सी भाषा किस क्षेत्र में है, कौन-सी बोली का क्षेत्र कहाँ-कहाँ विस्तारित किया गया है, ये बनता है यहाँ से प्रश्न। फिर यहीं पर थोड़ा-सा आपको देखना है हिंदी का जो है भाषिक स्वरूप। भाषिक स्वरूप से प्रश्न एक बनता है, चाहे वो हिंदी शब्द रचना से हो, चाहे वो हिंदी की रूप रचना से हो, या चाहे हिंदी वाक्य रचना से हो। इन तीनों से एक प्रश्न बनता है जो आपको ये पूछता है कि कौन-सा शब्द फ़ारसी भाषा का नहीं है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो हिंदी का जो भाषिक स्वरूप है वो देख लेना। एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, यहाँ से प्रश्न एक बनता ही बनता है। देवनागरी लिपि को ज़रूर देख लेना, ठीक है? देवनागरी लिपि से ये कहीं कि ना ही बना 1-2 प्रश्न, कभी-कभी बना, कभी नहीं बनता है, लेकिन हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है और बाकी का जितना मैं बताया आई हूँ वो। अब चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम ज़्यादा अच्छा समझ पाएँगे, है ना? तो देखिए, हमने पहला प्रश्न ले लिया है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है ना? तो कौन नहीं है पश्चिमी हिंदी की बोली? तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो मगही है, वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये सब किसकी बोलियाँ हैं? पश्चिमी हिंदी की ही है। अब मगधी मगधी जो है कैसी है? तो बिहारी हिंदी मगही जो है, मगही हमारी बिहारी हिंदी, बिहारी वर्ग के अंतर्गत आती है। अब यही जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये टॉपिक एक ही है और यहाँ से बनने वाले इतने ज़्यादा प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से। कभी पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन-सी भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? कौन-सी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है? कौन-सा मागधी अपभ्रंश से? तो ये तीनों अपभ्रंश के आपको नाम याद करने हैं। कौन-कौन सा? सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी यहाँ से, और सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो उपभाषा हैं वो याद करना। राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी ये, अर्धमागधी का पूर्वी हिंदी को याद रख लो, मागधी का बिहारी हिंदी को। अब इसके अंतर्गत जो बोलियां बटी हुई हैं वो जरूर याद रखना, क्योंकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बघली छत्तीसगढ़ी है, बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी मगही मैथिली है, और बाकी उधर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपको पता ही है कितनी भाषाएं हैं। यहीं से बनने वाला प्रश्न बता दूं, पूछा जाता है इनके क्षेत्र की, अभी पूछ देगा कि अवधी का क्षेत्र कौन सा है, या पूछेगा भोजपुरी का क्षेत्र कौन कौन सा है, मगही का क्षेत्र बताना है। तो यहाँ से जो एक छोटा सा टॉपिक है हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं विविध स्वरूप, तो यहाँ से इतना प्रश्न बनता है, कम से कम 4-5 प्रश्न फ्रेंड सही से बनने के चांस होते हैं, ठीक है? मात्र घुमा फिरा देता है यहाँ से वहां से वहां करके, बाकी यहीं से बनता है। और यहीं से एक और प्रश्न बनने का चांस रहता है, जानते हो कौन सा? प्रश्न बनता है, जैसे मान लो कि पूछ दिया कि जयपुरी को और किस नाम से जाना जाता है ना? ढूढ़ाड़ी नाम से। या पूछ दिया कि अवधी को और किस नाम से जाना जाता है, या अवधी का कोई और कौन-कौन सा नाम है, तो कौंसली, बैसवाड़ी, है ना? यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बने हैं, इसलिए बता रही हूँ। मेवाती को अहिरवाटी कहा गया है। तो यहाँ एक छोटा-सा टॉपिक है और यहाँ से बनने वाले प्रश्नों की संख्या इतनी ज़्यादा है। अब चलिए दूसरा प्रश्न समझते हैं। दूसरा प्रश्न कैसे बनता है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? करेक्ट आंसर हमने देख लिया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन जो है आंसर हमारा डी नंबर है, भोजपुरी को। लेकिन ये वाले इतने प्रश्न रिपीट हुए, इतने बार रिपीट हुए, दसों बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है? या तो वहां पे भोजपुरी को रखेगा, या तो छत्तीसगढ़ी को, या तो ब्रज को, कोई कहीं से घुमा के रख देता है। अब प्रश्न वही रहता है कि संविधान की अष्टम अनुसूची में या आठवीं अनुसूची में किसको शामिल नहीं किया गया है, या किसको शामिल किया गया है। बाकी 3 ऐसे दे देगा कि नहीं है, और बाकी एक कोई होगा। तो प्रश्न को आपका तरीका बस आप समझिए, बाकी कुछ भी कठिन नहीं है। इकाई 1 तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है फ्रेंड्स, इकाई 1 बहुत सरल है।
सौरसेनी अपभ्रंश में विकसित बोली नहीं है। अब देखिए फिर वही टॉपिक आ गया जो वहां लिए थे, केवल वहां प्रश्न अलग था, यहाँ प्रश्न अलग है कि सौरसेनी अपभ्रंश से जो विकसित है वो कौन सी बोली नहीं है। हम जानते हैं कि ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी सौरसेनी अपभ्रंश और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जो हमारी मैथिली है, मैथिली मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत और बिहारी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है ना। तो हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है, वो सॉरी सी नंबर जो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, सी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रही हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगी और इस वीडियो के अंतर्गत मैं चाहती हूँ कि आपको जितने डाउट हैं आपके वो सब क्लियर हो जाए। अब चौथा प्रश्न आता है, इस तरह का भी प्रश्न बहुत ज्यादा बना है कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है। तो यहाँ पर जो हमारा हमारा राइट आंसर है वो डी नंबर है, प्राची। माफ कीजिएगा साहब। फ्रेंड्स, बात यह है कि सुनीत कुमार चटर्जी जो है ध्वनि और व्याकरण का आधार बनाकर ग्रियर्सन के वर्गीकरण का आलोचना किया है इन्होंने। ठीक है, और फिर इन्हीं के वर्गीकरण को थोड़ा सा और निखार करके किसने दिया है, माफ कीजिए फ्रेंड्स, हाँ तो किसने दिया है, धीरेन्द्र वर्मा ने। ठीक है, सुनीत कुमार चटर्जी के ही वर्गीकरण को और अच्छा और बेहतर बना के यानी सुधार करके दिया है धीरेन्द्र वर्मा ने। तो यहाँ से प्रश्न बना है प्रीवियसर, और धीरेन्द्र वर्मा जो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा से भी प्रश्न बना हुआ है। जैसे वहां होता कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार पूछ देता कि राजस्थानी हिंदी या पश्चिमी हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है, तो वहां हो जाता मध्य देशी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है डी नंबर प्राच्य है, हम इसका देख रहे हैं। यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। जॉर्ज ग्रियर्सन का भी थोड़ा सा देख लेना, जो इन्होंने हिंदी का आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया है। सुनीत कुमार चटर्जी को देख लेना, हरदेव बाहरी को देख लेना, भोलानाथ तिवारी को देख लेना। फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। चलिए, अगला प्रश्न किस टाइप का बन सकता है। तो आप सब अवगत हैं इस प्रश्न से कि अवधि किस हिंदी प्रदेश की बोली नहीं है, है ना। मैं अभी बता रही थी कि बोली से बनने वाले प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो आप देख लेना कि अवधि किस प्रदेश की बोली नहीं है, यदि किसी हिंदी प्रदेश के अंतर्गत नहीं आती है। तो हम देख रहे हैं कि बिजनौर जो है बिजनौर के अंतर्गत नहीं आती है, बिजनौर के अंतर्गत खड़ी बोली का क्षेत्र आता है ना। और बाकी हमारे ये सब अवधि के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखना है, इनके जो क्षेत्र हैं जरूर देखना, क्योंकि कई बार मालवी का पूछा जा चुका है, कन्नौजी को पूछा जा चुका है, खड़ी बोली को पूछा जा चुका है। एक दो बार मैंने देखा है कि मगही को पूछा जा चुका है, मैथिली को भी एक बार पूछा जा चुका है कि ये इनका क्षेत्र कहाँ से संबंधित है। एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको देना है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है। ठीक है, जो कि अपभ्रंश, यहाँ हम भाषा को पढ़ रहे हैं इसलिए भाषा से रिलेटेड शब्द प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। तो देख लेना आप कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है, ये आप बता देना मुझे। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न किस टाइप का बनेगा। एक बात और कह दूं फ्रेंड्स, कि आप में इतनी समझ विकसित कर लेनी है कि प्रश्न देखते आप समझ जाओ कि ये प्रश्न किस टॉपिक से लिया गया है, ये प्रश्न किस टॉपिक का है, ये बहुत मैटर करता है। आपको इसकी समझ होना, है ना। तो देखो ये प्रश्न हमने लिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है। अब देखो ये भाषा से संबंधित है, मैंने पहले ही कहा है कि ये चीजें जो भाषिक स्वरूप है इसका, वो आप जरूर याद रखना। चाहे वो रूप रचना हो, चाहे शब्द रचना हो, चाहे वाक्य रचना हो, ये आप जरूर देख लेना। तो हम देख रहे हैं जो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी नंबर करेक्ट है। बारिश जो है वो अरबी भाषा का शब्द नहीं है, बाकी तारीख, मुसाफिर, फैसला सब अरबी भाषा के शब्द हैं। इनका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हो सकता है पूछ दे कि फला फला किस मूलतः किस भाषा का शब्द है, वो फारसी का कि अरबी का कि अंग्रेजी का, हिंदी का। इस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो ये आप जरूर देख लेना इसको। अगला प्रश्न एक बन सकता है इससे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिकारी नहीं है। देखो उस बार क्या बना था रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ से बना था। तो मुझे लगता है हो सकता है पूछ लिया जाए अभिकारी अभिकारी से, है ना। तो अभिकारी और विकारी शब्दों का आप जरूर ध्यान रखना, है ना। विकारी शब्द वे हैं कि जिनका वाक्य या रूप परिवर्तन नहीं होता है, मतलब अविकारी शब्दों का, अविकारी शब्दों का रूप परिवर्तन बदलता है ना। लिंग वचन के अनुसार इनका परिवर्तन बदलता है। तो हमें यहाँ अविकारी बताना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है नहीं है, वो कौन नहीं है, वह जो है अविकारी शब्द नहीं है। बाकी धीरे हैं, आज है और इसलिए, ये शब्द अविकारी ही हैं। हमने कहा है कि अविकारी शब्द वो हैं जो किसी स्थिति में परिवर्तित नहीं होते, जो नहीं बदलते। जैसे धीरे को आप कैसे बदलोगे ना, तो धीरो कह सकते हो ना, धीरू ना, कुछ नहीं कह सकते।
आज को आ जाओ, आजू, ऐसा कुछ नहीं, कैसे आज बिल्कुल परफेक्ट शब्द है ना। ऐसे इसलिए को भी हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन वह को हम बदल सकते हैं, या तो वे लिख सकते हैं या तो वही लिख सकते हैं, है ना। तो वही है अभिकारी और विकारी शब्द, एक बात देख लेना, क्योंकि पिछली बार रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ से प्रश्न बने थे, तो मैंने इसलिए इसको लिया है। और बाकी उसको भी देख लेना, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ को भी। अगला प्रश्न इस यहाँ से बन सकता है कि भाषाई आधार के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग पर विशेष ध्यान किस अनुच्छेद में दिया गया है। हमारा जो करेक्ट आंसर है, इसका राइट आंसर हमारा ए नंबर सही है, अनुच्छेद 350 में ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो 343 से लेकर 51 तक आप जरूर देख लेना कि अनुच्छेद में क्या क्या चीजें वर्णित है, किसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां अपभ्रंश भाषा में नहीं है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आए हैं और आते भी हैं, तो आप ये भी देख लेना। ये इकाई एक के ही प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको भ्रमित नहीं होना है। इसका जो करेक्ट आंसर है पद्मावत है, आपको पता है पद्मावत अवधि भाषा में लिखा गया है। बाकी ये सब अपभ्रंश की रचनाएं हैं, और भी 10-12 रचनाएं अपभ्रंश की है, तो आपको सभी देख लेना है। आगे प्रश्न बनता है कि अर्थ की दृष्टि से भाषा के कितने भेद किए गए हैं। करेक्ट आंसर है हमारा 8 है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया स्टार्ट में ही कि क्या क्या चीजें पढ़ना, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। एक चीज और देख लेना कि संविधान में कितनी भाषाएं कौन कौन है जो जोड़ी गई हैं, यहाँ से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, तो ये भी आप देख लेना। अगला प्रश्न आता है इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन नहीं है। इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं, तो हमारा जो क्या क्या है, ओ सॉरी, संयुक्त व्यंजन है। तो हमारा जो क्या क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। हमने चा को क्यों नहीं कहा संयुक्त व्यंजन, क्योंकि चा जो है एक ही शब्दों से मिलकर बने हैं, मतलब सेम शब्दों से, लेकिन क्या जो का और या से मिलकर बना है, इसलिए संयुक्त व्यंजन हो गया। एक प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, अघोष और सघोष ध्वनि को जरूर आप पढ़ लेना, अल्प प्राण महाप्राण को पढ़ लेना, है ना। यहाँ से प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो अघोष ध्वनि है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो स नंबर सही है, पाफा जो है वो अघोष ध्वनि के अंतर्गत आता है। आप थोड़ा सा कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य को भी देख लेना, हो सकता है इनका क्रमानुसार लगाने के लिए आ जाए, या पूछ लिया जाए कि कौन सा वर्ण है जो तालव्य ध्वनि के अंतर्गत नहीं आता है, तो इन चीजों को भी आप देख लेना। और एक प्रश्न बनने के चांस रहते हैं, ये 2013 का मैंने प्रश्न ले लिया है, कि निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ असंगत बताना है। तो कवितावली ब्रज में है, पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में है, बरवे नायका भेद अवधि में है, और अमीर खुसरो मुखरियों में है। तो इसका जो असंगत है, तो डी नंबर हमारा करेक्ट है, अमीर खुसरो की मुखरियां बुंदेली में नहीं है, ठीक है, ये असंगत है। तो एक प्रश्न यहाँ से ही बनने के चांस रहते हैं। मैंने आपको टॉपिक सारे बता दिए कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, ना, कौन कौन सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आप देख लेना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया कीजिए। मैं इस समय पे सभी वीडियो गहन अध्ययन करके ला रही हूँ। मैं प्रश्न वही ला रही हूँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। बताने के लिए फ्रेंड्स इकाई एक में बहुत ज्यादा है, अभी बहुत ज्यादा है। हिंदी का जो प्रयोग है विभिन्न रूपों में, मानक बोली, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, ये पता नहीं क्या क्या दिए गए, बहुत ज्यादा है। लेकिन एक दृष्टि देखना होगा, आप देख लेना एक दृष्टि, इनको भी हो सकता है क्या क्या पूछा जाए, नहीं कह सकते हम, तो प्रीवियस प्रश्नों को आधार लेकर ही चल रहे हैं कि शायद यहाँ से प्रश्न बने। एक चीज और है, आप अपभ्रंश की विशेषताएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की विशेषता आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।